So welcome back guys with continuing section of part 3. Here we'll discuss the remaining portions of part 3 that was indirect recursion and nested recursion. So let's continue with indirect recursion. So indirect recursion में फंक्शन कॉलिंग किसी दूसरे फंक्शन की हेल्प से इनडायरेक्टली होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देख रहे होते हैं मेन फंक्शन में मैंने फन ए को कॉल किया, फन ए के अंदर इसने फन बी को कॉल किया है, फन बी में आने के बाद में इसने फन ए को कॉल किया है। मीन्स फन ए को कॉल करने के लिए हमें फन बी में आना पड़ रहा है और फन बी को कॉल करने के लिए हमें फन ए में आना पड़ रहा है। सो अगर फंक्शंस हमारे इनडायरेक्टली होते हैं किसी दूसरे फंक्शन की हेल्प से, सो ऐसे रिकर्शन को हम इनडायरेक्ट रिकर्शन बोल रहे होंगे। सो अगर हम इस एग्जांपल को समझ रहे होंगे, सो यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल x डिक्लेयर कर लिया है। सो हमारे स्टैक के अंदर एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड x इक्वल 20 का डिफाइन हो जाएगा। देन मैंने फन ए को कॉल किया है 20 के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्टैक में एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड n20 का पुश हो रहा होगा। देन आफ्टर फन ए को 20 के साथ में कॉलिंग किया, इसका मतलब n का वैल्यू 20 हो गया जो कि एक्टिवेशन रिकॉर्ड में पुश हुआ था। अब यहाँ पे कंडीशन देखेगा, कंडीशन 20 ग्रेटर देन 0, बिल्कुल सही। सो अगर ऐसा है तो ये पहले प्रिंट एफ कर देगा। सो 20 इसने प्रिंट कर दिया। देन फंक्शन बी को कॉल किया है n-1 की वैल्यू के साथ में। मीन्स फंक्शन बी को कॉल करेगा 19 के साथ में। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे स्टैक में फंक्शन बी वाले पार्ट में n इक्वल 20 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो गया होगा। देन आफ्टर जब फंक्शन बी में n इक्वल 19 पास हुआ है, कंडीशन चेक हुआ n ग्रेटर देन 1 है। सो इसने 19 को प्रिंट कर लिया। 19 को प्रिंट करने के बाद में इसने n/2 के साथ में कॉलिंग करी है। अब 19/2 हमारा 9.5 होता है। सो हम यहाँ पे इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। सो इसको हम हमेशा एक कम वाली वैल्यू के साथ में यानी 9 के साथ में लेके चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा फंक्शन ए 9 के साथ में कॉल हुआ है। ओके, सो यहाँ पे आने के बाद में इसने n इक्वल 9 वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश कर दिया है। देन फंक्शन ए कॉलिंग हुआ है n की वैल्यू 9 के साथ में। सो 9 ग्रेटर देन 0 है, इसने प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद में इसने फंक्शन बी को कॉल किया है 8 के साथ में। 8 के साथ में आया। सो फंक्शन बी में 8 हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड n इक्वल 8 वाला स्टैक में पुश हो चुका है। सो इसने क्या किया, इसने फिर से कंडीशन चेक करी। कंडीशन चेक करने के बाद में 8 हमारा प्रिंट कर दिया है। प्रिंट करने के बाद में इसने वापस से फंक्शन 2 को कॉल किया है n/2 की वैल्यू के साथ में। मीन्स n इक्वल 4 के लिए। सो 4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो गया होगा। सो जब यहाँ पे कंडीशन देखेगा तो फिर से 4 ग्रेटर देन 0 है। सो प्रिंट कर देगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 4 प्रिंट हुआ। प्रिंट होने के बाद में n-1 के साथ में यानी कि 3 के साथ में फंक्शन बी को कॉल कर दिया। सो जब यहाँ पे आएगा तो n इक्वल 3 वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो गया होगा। देन आफ्टर इसने कंडीशन चेक किया। कंडीशन ट्रू होने के बाद में इसने प्रिंट कर दिया 3 की वैल्यू को। उसके बाद में इसने फंक्शन ए को n/2 के साथ में कॉलिंग कर दी। अब 3/2 का मतलब हो गया 1.5। इसका मतलब हो गया कि 1। अब 1 के साथ में इसने फंक्शन ए को कॉलिंग कर दी। सो यहाँ पे एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा 1 का स्टैक में हमारे पुश हो चुका है। अब एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश होने के बाद में इसने वापस से 1 को प्रिंट किया। 1 को प्रिंट करने के बाद में फंक्शन बी को n-1 की वैल्यू के साथ में मीन्स 0 के साथ में कॉल किया है। सो कॉल करने का मतलब ये हुआ कि हमारा एक नया एक्टिवेशन रिकॉर्ड n इक्वल 0 वाला हमारे स्टैक में पुश हो गया होगा। सो जैसे जैसे कॉलिंग हुई वैसे वैसे हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में हमारे पुश हो चुके हैं। ओके, एट लास्ट जब 0 के साथ में फंक्शन बी को कॉल किया इसने, सो कंडीशन फॉल्स हो गया। कंडीशन जब फॉल्स हो गया सो इसने फंक्शन बी से बाहर आने की कोशिश करी। जब फंक्शन बी से बाहर आएगा सो रिटर्निंग टाइम में ये अपने पेरेंट के पास जाएगा। मीन्स फंक्शन ए के 1 में जाएगा।
देन ये अपने पेरेंट के पास जाएगा, क्यों? क्योंकि इसका काम खत्म हो चुका है और हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स भी पॉप आउट हो रहे होंगे। मीन्स जब फंक्शन 0 को कॉलिंग की है, तो जब फंक्शन 0 का काम खत्म हो गया, मीन्स टर्मिनेटिंग कंडीशन था हमारा, वो जब ओवर हो चुका है, तो ये वाला पॉप आउट होगा। देन आफ्टर ये अपने पेरेंट के पास जाएगा। अब यहाँ पे फन ए का पूरा काम खत्म हो चुका है, इसने प्रिंटिंग भी कर दी है, फंक्शन बी की कॉलिंग भी हो चुकी है। सो हमारा n=1 वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड फिर से पॉप आउट हो जाएगा। देन आफ्टर जब इसका काम खत्म हो चुका है, तो ये अपनी पेरेंट के पास जाएगा, मीन्स फंक्शन बी के 3 वाले के पास में। अब इसका काम भी हमारा खत्म हो चुका है, इसके पास 2 ही काम थे, एक तो प्रिंट करने का था, एक फंक्शन ए को कॉलिंग करने का था। सो जब ये काम भी इसका खत्म हो चुका होगा, सो ये वाला n=3 वाला भी एक्टिवेशन रिकॉर्ड इसका पॉप आउट हो जाएगा। देन आफ्टर ये अपने पेरेंट के पास जाएगा, यहाँ पे फंक्शन ए को कॉल किया है। सो जब इसका काम खत्म हो जाएगा, सो n=4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा पॉप आउट हो जाएगा। देन आफ्टर ये अपनी पेरेंट के पास जाएगा, इसका भी काम खत्म हो चुका है, कॉलिंग का और रिटर्निंग का दोनों काम ही खत्म हो चुका है। सो अगर जब इसका भी काम खत्म हो जाएगा, सो n=8 वाला हमारा जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड होगा वो भी पॉप हो जाएगा। देन आफ्टर ये अपनी पेरेंट के पास जाएगा। अब फंक्शन ए के 9 वाले के साथ में जो कुछ भी स्टेटमेंट्स थे वो सब एग्जीक्यूट हो चुके हैं, मीन्स इसका भी काम खत्म हो चुका है। सो जो हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड था उसमें n=9 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा पॉप आउट हो जाएगा, मीन्स बाहर चला जाएगा। देन आफ्टर ये अपने पेरेंट के पास जाएगा, इसका भी पूरा काम खत्म हो चुका है। सो n=19 वाला एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारा पॉप आउट हो जाएगा। देन आफ्टर ये अपने पेरेंट के पास जाएगा, यहाँ पे इसका भी काम खत्म हो चुका है, इसके पास 2 काम थे, एक तो प्रिंटिंग का काम था और दूसरा कॉलिंग का काम था। सो जब ये काम भी इसका खत्म हो चुका होगा, सो क्या करेगा कि n=20 वाला भी जो कि लास्ट रिकॉर्ड होगा वो भी हमारे स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। सो जब हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, सो ये वाला पूरा का पूरा जो फंक्शन कॉलिंग था वो खत्म हो चुका होगा। देन आफ्टर ये मेन के पास आएगा, मेन के पास आने के बाद में ये रिटर्न कर देगा। सो हमारा आउटपुट भी कुछ इसी तरीके से था, 20 को पहले प्रिंट किया, देन 19 को प्रिंट किया है, देन 9 को प्रिंट किया है, देन 8 को प्रिंट किया है, देन 4 को प्रिंट किया है, देन 3 को प्रिंट किया है, देन 1 को प्रिंट किया है। सो इस तरीके से हम इनडायरेक्ट रिकर्शन समझ रहे होंगे कि इनडायरेक्ट रिकर्शन में एक फंक्शन किसी दूसरे फंक्शन के अंदर से कॉलिंग होगा। मीन्स फंक्शन ए के लिए हमने फंक्शन बी के अंदर कॉलिंग करी है, मीन्स ये वाला स्टेटमेंट, एंड फंक्शन बी की कॉलिंग के लिए हमने फंक्शन ए का यूज किया है। सो जब कभी भी इनडायरेक्टली कॉलिंग हो रही होगी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, सो हमारा इनडायरेक्ट रिकर्शन होगा। सो नेक्स्ट इज नेस्टेड रिकर्शन। नेस्टेड रिकर्शन मीन्स एक रिकर्सिव कॉलिंग के अंदर एक और रिकर्सिव कॉलिंग हो रहा है। मीन्स रिकर्सिव कॉल टेकिंग रिवर्सिव कॉलिंग एज पैरामीटर। सो अगर इस तरह का कोई भी रिकर्सिव कॉल हो रहा होगा, सो हम ऐसे रिकर्शन को नेस्टेड रिकर्शन से समझ रहे होंगे।